हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ अंतर भी समझते चलना, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कई केसेस आएंगे। ठीक है, 3 केसेस आएंगे और उनमें आपको अंतर समझना ज़रूरी है, क्योंकि पता है एक एक चीज़ समझना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब है जब हम 8, 10, 20, 25 चीज़ें पढ़ चुके हों और उनमें डिफरेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस जब मिक्स होकर के आते हैं ना यूनिट वाइज, तो फिर आप बैठे बैठे ना पन्ने याद करते हो कि इस पन्ने पे ये था, इस पन्ने पे ये टॉपिक था, ऐसे नहीं भाई। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट से याद रखो चीज़ों को, हैंड टू हैंड उनको डिफ्रेंशिएट करते चलो, उनको क्या करते चलो, एनालिसिस करते चलो कि उसमें क्या था, इसमें क्या था। तो उससे क्या क्वेश्चन पढ़ के समझने में और किस में क्या करना है उसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आता सब कुछ है पेपर में। जनरली पता है क्या होता है कॉलेज के एग्जाम में, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं तो बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि इस टॉपिक में क्या था, उस टॉपिक में क्या था। ठीक है, और वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा और उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आप लोग खुद देखना, जब 1 यूनिट 2 यूनिट में करा दूँ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से अगर आप मैच करोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कन्फ्यूज़न यही क्रिएट होगा। अभी तो मैं आपके टेस्ट नहीं ले सकती, लेकिन जब भी टेस्ट लेने का मौका मिलेगा तो आपको वहाँ पे खुद अंदाज़ा होगा कि हाँ वास्तव में ये बात सही थी। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्योंकि मैंने तो देखा है, मैं खुद भी दे चुकी हूँ एग्ज़ाम, और बच्चे जो मैं देख रही हूँ पिछले 4-5 सालों से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने देखा है बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे को सब कुछ आता है, लेकिन वो अंतर नहीं कर पाता कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, और वो गलत गलत करके आता है और नंबर कटते हैं। ठीक है, तो अभी से आप इस चीज़ पे वर्क करो ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, कभी कभी कहते हैं ना दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो दूसरों की गलतियों से सीखो। दूसरे गलती कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को गलती करने दो, नहीं, कोई गलती कर रहा है तो उसे रोको। और ठीक है, और अगर किसी ने गलती कर दी है तो वो तो समझेगा ही, उसको तो एक्सपीरियंस मिलेगा ही, और उससे आप भी सीखो कि वो गलती आप ना करो। ठीक है, चलो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग शुरू कर रहे थे, और इसमें हमने ये कहा था कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी उसकी सेपरेट इक्वेशन डेफिनेशन थी, और जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी अलग डेफिनेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तो क्या कहती थी कि दो अलग अलग फ्रेम्स में जो ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं या जो प्रेक्षण लिए गए हैं, उन प्रेक्षणों के बीच संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण तो रूपांतरण समीकरण है, और हमने कर भी ली है ना। 2 केसेस के लिए कर ली, जब 2 फ्रेम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे, कांस्टेंट है, तो क्या आएंगी इक्वेशंस, और वो टाइम इंडिपेंडेंट यानी कि समय अनाश्रित होंगी। और जब 2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, है ना, रिलेटिव मोशन होगी दोनों के बीच में, तो क्या आएंगी इक्वेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर पोजीशन, फॉर वेलोसिटी एंड फॉर एक्सेलरेशन, यानी कि स्थिति, वेग और त्वरण के लिए निकाल चुके हैं, और वो इक्वेशन समय पर आश्रित होंगी। ठीक है, सभी नहीं होंगी तो उनमें से कोई 1-2 इक्वेशन तो आश्रित होगी ही होगी। ठीक है, फिर आया है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि अगर एक फ्रेम में अगर आपको कण की स्थिति पता है, तो दूसरे फ्रेम में कण की स्थिति जिससे पता की जा सके, वो समीकरण या वो संबंध क्या कहलाते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हमें पहले निकालनी थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, उसमें हमने देख लिया था कि पूरा हमारा सिचुएशन क्या है, उसको समझ लिया था हमने। हमने देखा था पॉइंट पी है, उसकी पोजीशन वेक्टर आर डैश किसके रेस्पेक्ट में, ओ डैश के रेस्पेक्ट में इतना होगा। पॉइंट पी का ओ के रेस्पेक्ट में स्थिति सदिश कितना होगा, इक्वेशन 1 में होगा। तो इतना काम हम लोग कर चुके थे। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 केसेस हैं। 2 केसेस क्या है, पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालने के लिए 2 केसेस हैं। पहला केस, जब दोनों निर्देश तंत्र t बराबर 0 समय पर संपाती हैं, यानी कि जब हमने स्टॉप वॉच शुरू नहीं किया, हमने रीडिंग लेना शुरू नहीं किया है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो जब हम स्टार्ट करेंगे हमने किया नहीं है, एट t इज इक्वल टू 0 बोथ फ्रेम्स आर कोइंसिडेंट, यानी कि संपाती हैं। ये फ्रेम इसके जस्ट ऊपर है, यानी कि y इज इक्वल टू वाई डैश है, z इज इक्वल टू जेड डैश है, x इज इक्वल टू एक्स डैश है। जब समय बीतता है, यानी कि हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, रीडिंग लेना शुरू कर दी, तो होगा क्या कि एस डैश फ्रेम चलना शुरू करेगा। और कैसे चलना शुरू करेगा, दिस विल मूव लाइक, इसके दोनों फ्रेम्स मतलब दोनों फ्रेम्स के एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वाई एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और जेड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये नहीं कि कहीं भी मूव करना शुरू कर देगा, दिस विल मूव लाइक एक्सेस ऑफ एस डैश विल पैरेलल टू एक्सेस ऑफ एस, यानी कि दोनों निर्देश तंत्रों के जो अक्ष होंगे वो एक दूसरे के परस्पर समांतर होने चाहिए। इस तरीके से एस डैश फ्रेम मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ जाओ आप, पहले मैं केस लिख देती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन में ट्रांसफॉर्मेशन
हाँ ठीक है ना। पहला केस क्या है, केस फर्स्ट, व्हेन both frames are coincident इनिशियली मतलब प्रारंभ में कोइंसिडेंट है इनिशियली, ठीक है, बोथ फ्रेम्स आर कोइंसिडेंट इनिशियली, ठीक है। चलो केस देखो, केस तो हमने उसकी हेडिंग लिख ली, यानी कि इनिशियली, मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ, और कंसीडर फ्रेम एस एंड एस डैश आर कोइंसिडेंट यानी कि संपाती एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। आफ्टर t टाइम s dash frame will move like its axis are parallel to s frame। क्या बोला है मैंने, हिंदी वाले लिखेंगे, माना निर्देश तंत्र s और s डैश t बराबर 0 पर परस्पर संपाती है, ठीक है। फिर क्या हुआ, t समय के बाद s डैश फ्रेम इस तरह गतिशील होता है, विल मूव विद स्मॉल v वेलोसिटी, यहाँ पे ये भी बता देना, विद स्मॉल v वेलोसिटी, कैपिटल v बोला था ना मैंने, कैपिटल v कर देंगे इसको, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो जो निर्देश फ्रेम s डैश है वो v के सापेक्ष कैसे मूव करता है, v वेलोसिटी से कैसे मूव करता है कि वो s फ्रेम के कैसे हो, समांतर हो। तो t समय के बाद s डैश फ्रेम जो है वो s के सापेक्ष या इस तरीके से मूव करता है कि उसके अक्ष जो है वो किसके पैरेलल हो, s फ्रेम के समांतर हो। समझ में आ गए, लिख लेना आप इसको हिंदी वाले, ठीक है भाई। चलो अब स्टार्ट करते हैं, हमारा इक्वेशन हमने डाली दी थी। अब देखो ट्राइंगल लॉ लगाओ इसमें, अरे भाई लगाओ ना ट्राइंगल लॉ, तो हम लिखेंगे बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सदिशों के त्रिभुज नियम से। क्या लगाओगे ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ में हम जानते हैं कि जो दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त कर रही हैं वो तो क्या होंगे, जुड़ेंगे, और उनके परिणामी को कौन व्यक्त करेगा, उनके विपरीत दिशा में जो सदिश होगा वो, ठीक है। तो हम तो ये कई बार कर चुके हैं अब तो हमारा क्या आ जाएगा, परिणामी ये है आर वेक्टर विल इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर डैश, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ओ पी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ डैश प्लस ओ डैश पी, ओ पी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ डैश प्लस ओ डैश पी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख देना। अच्छा अब देखो यहाँ से जो आर वेक्टर है उसको मैं इक्वेशन 1 से क्या लिख सकती हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो लिख दो ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर नॉट क्या है, आर नॉट है वी इंटू टी, ये दिखा रखा कैपिटल वी इंटू टी, कैपिटल वी इज द वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम, यानी कि एस डैश फ्रेम जो है वो नियत वेग, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये ध्यान रखना, जिस नियत वेग से गतिशील है वो है कैपिटल वी, ठीक है। अच्छा फिर आर डैश कितना है, ये रहा इक्वेशन 2 में आर डैश, उसको मैं रख सकती हूँ यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। ये जो आई डैश है, जे डैश है, के डैश है, ये क्या है, ये जो एस डैश फ्रेम के एक्सिस है उनके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश है ना। हम जानते हैं कि सभी एक्सिस के अलॉन्ग एकांक सदिश होते हैं, तो एक्स वाई जेड के अलॉन्ग तो आई कैप जे कैप के कैप है, और इसके अलॉन्ग एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के अलॉन्ग क्या है, आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश, ठीक है। चलो अब जो है क्या आ गया हमारे पास, बताओ मुझे क्या चाहिए, आर डैश मतलब ये, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश जेड डैश के कैप डैश इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ, मतलब इसको इधर ले आओ,
एक ही बात है। ऐसे लेके आओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इधर इसको जब इधर लेके आओगे तो भी तो माइनस आएगा ना, फिर वो माइनस उससे एडजस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है इसको यहीं रखो, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, माइनस वी टी। सही है भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम जानते हैं कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के भी तो तीनों एक्सिस के अलोंग अलग अलग क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। अरे भाई होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं, इसको मैं नंबर डाल देती हूँ 3, ठीक है। हम लिखेंगे सिंस वेलोसिटी वी वेक्टर क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। अरे भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके भी तो तीन एक्सेस के अलॉन्ग कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि घटक होंगे। जो सदिश राशि होती है उसके तीनों अक्षरों के अनुदिश अलग अलग घटक होंगे। तो एक्स अक्ष के अनुदिश वी एक्स है, वाई अक्ष के अनुदिश वी वाई है, जेड अक्ष के अनुदिश वी जेड है। तो वी की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डालो 4। ये कैसे आई, ये वाली इक्वेशन कैसे आई, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। रेफरेंस देना ज़रूरी है, कुछ भी करो तो साइड में रेफरेंस हो, कहाँ से वैल्यू रखी है आपको पता है, एग्जामिनर को नहीं पता, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है, तो उसको आप बताओगे, ठीक है। तो बताना ज़रूरी है, कोई भी अलग से फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो उसको मेंशन करो, कहीं भी इक्वेशन कहीं से उठा के कहीं रख रहे हो उसको मेंशन करो। समझ में आ गई। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए आपको, अब तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्योंकि मैंने 1 और सेकंड से एक तो ये वैल्यू रखी है और एक ये वाली वैल्यू रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है, ठीक है। अब देखो 4 को कहाँ रख दो, थर्ड में रख दो। 4 को रख दिया थर्ड में, तो क्या आ गया, एक्स डैश आई कैप डैश वाई डैश जे कैप डैश जेड डैश के कैप डैश इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और इधर क्या आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो आप कि ये जो निर्देश तंत्र है एस डैश, ये एस के रिस्पेक्ट में पैरेलली मूव कर रहा है, मतलब इसके एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश जेड जेड डैश पैरेलल है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये चेंज नहीं होंगे, है ना, मतलब ये विदाउट डैश के होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को ध्यान आया क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना ऐसा। तो ये विदाउट डैश है ये वाले, मतलब ये आई कैप जे कैप और के कैप ही हैं, विदाउट डैश के हैं। क्यों है उसका रीज़न भी बता रही हूँ मैं आपको, कि एक्स डैश एक्स के अलोंग पैरेलल है, तो फिर फ्रेम मतलब एकांक सदिश कैसे बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सही कर लेना, ये डैश विदाउट वाला है, मतलब ये यही है, आई कैप जे कैप के कैप ही है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्योंकि पैरेलली अगर कहीं और मूव कर रहे होते तो मे भी हो सकता था कि डिफरेंट हो, ठीक है। हम डिफरेंट वाला केस भी करेंगे आगे जाकर रोटेशनल में, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये विदाउट डैश है, ठीक है, सही कर लेना है, उसको आपने लिखा होगा वहाँ भी, ठीक है। माइनस ये हो गया, वी की जगह पर क्या लिखना है, ये लिखना है, तो क्या आएगा, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप, ठीक है। अच्छा इधर आई कैप को एक तरफ, जे कैप को एक तरफ, के कैप को सबको कोफिशेंट्स को या गुणांकों को इकट्ठा कर लो। आई कैप का गुणांक क्या होगा, एक्स माइनस वी एक्स, अरे भाई एक्स माइनस वी एक्स और साथ में टी और है ना, टी और है, तो एक्स माइनस वी एक्स इंटू टी, ये तो आई कैप का कोफिशेंट हो गया। फिर वाई, ये साथ में आई कैप, फिर क्या आएगा, वाई माइनस वी वाई इंटू टी, ये किसका हो गया, जे कैप का। और जेड माइनस वी जेड इंटू टी, ये किसका हो गया, के कैप का। कोई दिक्कत, मैंने सिर्फ क्या किया, आई कैप वालों को साथ में ले लिया, जे कैप वालों को साथ ले लिया, के कैप वालों को साथ ले लिया। इधर क्या चल रहा है, एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप जेड डैश के कैप, ये डैश हटा देना। कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो दोनों साइड, comparing the coefficients of I cap डैश नहीं जे कैप और के कैप, समझ में आ गई। मतलब आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, इधर आई कैप को कंपेयर करना है इधर आई कैप से, इधर जे कैप को कंपेयर करना है इधर जे कैप से, और के कैप को कंपेयर करना है के कैप से। तो तीन अलग अलग इक्वेशन आएगी। पहली क्या आएगी, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी, ठीक है। वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस वी वाई टी, और जेड डैश इज इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी। ऐसे मेरे को याद आया, क्योंकि कंपेयर नहीं कर पाते ना, अगर इधर डैश होता तो कैसे कंपेयर करते। तो ऐसा आप करोगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं गलत भी जाओगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो ये तीन अलग अलग इक्वेशंस मिली मुझे, ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन। दीज आर दी ट्रांसफॉर्मेशन, और वो भी कौन सी, गैलीलियन।
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ऑफ पोजीशन, ठीक है, व्हेन बोथ फ्रेम्स आर कोइंसिडेंट एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियली। तो ये जो समीकरण 5 है ये किसको बताती है? स्थिति की गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों को कब? जबकि दोनों निर्देश तंत्र प्रारंभ में या t बराबर 0 पर परस्पर संपाती है। समझ में आगे बात? तो ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट केस में ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन निकाली है, कैसे निकाली है ये आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गई? रिप्ले कर लेना, रिवाइंड कर लेना, कहीं कुछ मिस हो गया हो तो, और बाकी यहाँ पे जहाँ जहाँ डैश हटाए हैं वो सही कर लेना, ठीक है। फिर हम कल केस सेकंड करेंगे, यानी कि जब दोनों निर्देश फ्रेम t बराबर 0 पर परस्पर संपाती नहीं होंगे तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या आएंगी। समझ में आ गई? चलो, थैंक यू।